इस धुएं का नाम शाम है। एयरपोर्ट की इतनी गहमा गहमी और भीड़ के बाद भी उसे अंदर ही अंदर अजीब सा डर लग रहा था कि कोई उसे रिसीव करने आएगा भी या नहीं। वैसे उसने परसों शाम टिकट होते ही उन्हें अपने आने की खबर दे दी थी। ऐसा नहीं था कि वो दिल्ली पहली बार आ रही हो, पहले भी 2 बार आ चुकी है, पर इस बार का आना पिछली दोनों बारों के आने से अलग है। न आज से पहले उसके नाम कोई ऐसी चिट्ठी ही आई थी और ना ही ऐसी हैरान करने वाली मुश्किल। उसने इधर उधर देखा, सामने एक आदमी उसके नाम की तख्ती पकड़े खड़ा था। सड़क पिछली रात की बारिश के बाद अभी भी गीली पड़ी हुई थी और हवा में अब भी चुभने वाली ठंड बरकरार थी। मार्च के ऐसे खुशगवार मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी। उसने ड्राइवर को सरसरी निगाह से देखा और खिड़की से सर टिका आंखें मूंद लीं। दिल्ली कोई ऐसा बला का खूबसूरत शहर तो नहीं, जाने कितने रंग रोगन से इसने खुद को देखने लायक बना रखा है। नमस्ते तबस्सुम जी। उसने दुनिया के कितने ही हसीन जवान नई बहारों में लिपटे शहर देखे हैं। ऐसे शहर जिनकी रातों को आसमान से देखो तो दहकते लावे सी उतरती रोशनी चमकती दिखे, या जिन्हें दिन में देखो तो दूर दूर तक हरियाली की चादर बिछी हो जिसके ऊपर रंग बिरंगे बेल बूटे करीने से कड़े हों। या वो शहर जो नीले पानी की गहरी चादर में कुनमुनाते सोए रहते हैं। ये शहर इन सब से बिल्कुल अलग है। यहाँ न समंदर है, न मीलों फैले हरे मैदान। गोद में रखी किताब झटके से गिर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं। इसी किताब में उसके नाम किसी भूदत्त का भेजा लिफाफा था, जिसे उसने आज से पहले न कभी देखा और ना ही इस चिट्ठी के मिलने से पहले तक उसका नाम ही सुना था। फिर भी वो इस चिट्ठी के सहारे इतनी दूर यहाँ तक चली आई। गाड़ी एक बंद गली में एक पुराने से मकान के सामने जा रुकी। वो उतरी, बाल सही किए और दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। लगभग 5-7 मिनट बाद एक नौकर आया, दरवाज़ा खोला और उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया। नमस्कार रामानंद जी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कोने में जाली की दीवार के साथ लगे गोल सोफे पर बैठ गई। सामने की दीवार पर किसी स्त्री का ऑयल पेंट से बना एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट टंगा था, जिस पर जाली से आती रोशनी धूप छांव का बिंब डाले हुए थी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी स्त्री की डब कोई 40-42 की उम्र की थी। पोर्ट्रेट के ठीक नीचे एक छोटी तिकोनी मेज पर एक तस्वीर रखी थी जो ऊपर टंगे चित्र की हूबहू थी। वो उठी और अपनी किताब मेज के कोने पर रख तस्वीर उठा ली। यह तस्वीर ऐसी थी जैसे किसी उदासी को फ्रेम में बांध कर रख दिया हो। चेहरे की दोनों आंखें इतनी ठहरी, इतनी उदास थीं जैसे छलकते छलकते पानी जम गया हो। अगर कोई गौर से देखे तो उसे जमे पानी की लपट आंखों के किनारे पर दिख सकती है। उसने तस्वीर वापस उसकी जगह पर रख दी और कमरे का मुआयना दोबारा करना शुरू कर दिया। कमरे की हर चीज खामोश पीलेपन में लिपटी हुई थी। उसे आए कोई 10 मिनट होने आए, पर अब तक कोई भी उससे मिलने नहीं आया। उसने दोबारा तस्वीर उठा ली और अब की बार ध्यान आंखों की बजाय चेहरे की बाकी भंगिमाओं पर आ टिका। चित्रा देवी, किसी ने पीछे से टोका। उसने मुड़ के अजनबी को देखा। उम्र कोई 65-66 के आसपास होगी। इनका नाम चित्रा देवी था जिनकी तस्वीर आप देख रही हैं, और मेरा नाम भूदत्त। उसने कहा, जी मेरा नाम तराना है। आपने ही मुझे वो चिट्ठी भेजी थी शायद। वैसे मैं जानती हूँ इन्हें, इनकी कुछ एक फिल्में देखी हैं मैंने। उसने कहा, हाँ मैंने ही भेजी थी और आने के लिए शुक्रिया। बैठिए, चिट्ठी लाई हैं आप। वो मानो चिट्ठी की बात कर तस्दीक करना चाह रहे हों कि सामने बैठी लड़की वही है जिसके नाम वो खत भेजा गया था। हाँ ये रही। वो उठी और किताब के बीच रखा लिफाफा निकाल उन्हें पकड़ा दिया। हालांकि उन्होंने उस लिफाफे को खोल के नहीं देखा।
कि उसमें वही खत है जो उसे भेजा गया था या कोई और। नौकर आकर चाय के 2 बड़े प्याले सामने रख गया था। कमरे में चुप्पी थी और चाय से उठती हुई भाप। थोड़ी देर रुककर उसने ही कहा, आप मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बताने वाले थे। ये तस्वीर में जो हैं यही हैं, वो उससे बोले। उसने तस्वीर देखी पर अपने और तस्वीर वाले चेहरे में कोई साम्य नहीं पाया। उसकी आंखें सामने बैठे भूदत्त पर फिर टिक गईं। वो उसकी आंखों में आए सवाल को भांप गए। मैं उनका मैनेजर था, उनका काम संभालता था। कैसा काम? उसने पूछा। वही जो फिल्म वालों के मैनेजरों का होता है, डेट्स देखना, प्रोड्यूसर से मिलना और उनकी लाइफ आसान बनाना। मैडम तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गई हैं, जब तक मेरे पास था अब तुमको सौंपना है। क्या? एक जमीन छोटी सी पुणे में और कुछ पैसा जो अब बढ़ाकर 7-7.5 लाख हो गया होगा। भूदत्त ने उसे चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहा। बहुत सेंसिटिव थी वो और उतनी ही मनमौजी। सच? लड़की ने पूछा। यूनिकॉर्न के पंख, सूरज का कुंड और पानी का मकान ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था उनका मनमौजी स्वभाव साधना। ऐसा क्या मिजाज था उनका? मिजाज ऐसा जैसे राख में दबा हुआ आलू, सौंधा सौंधा पर भाप छोड़ता भभकता हुआ। कुछ और बताइए उनके बारे में। 20 साल से भी ज्यादा वक्त उनके साथ रहकर भी मैं उन्हें बहुत ज्यादा नहीं जान पाया। भूदत्त ने उसे एक डायरी थमाते हुए कहा। डायरी जिसके फट्टे पर उगता या डूबता सूरज और मटमैला सा खेत छपा था। वो समझ ही नहीं पाई कि उस चित्र का रंग उड़ गया है या उसकी स्याही ही ऐसी थी। डायरी के पहले 2 पन्नों पर कई सस्ते शेर लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर उसने सोचा कि एक अदाकारा ऐसे सस्ते शेर भी लिख सकती है। पर असल चीज तो तीसरे पन्ने पर थी। मेरे वारिस, ये विरसा तुम्हारे लिए ही छोड़ के जाया जा रहा है। इन चंद मामूली कागज के टुकड़ों पे स्याही की छाप ही मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बड़ा क्या कहूं, तकरीबन पूरा पूरा ही तो है। उसने भूदत्त की ओर देखा और सवाल दाग दिया। वारिस से मतलब? मैडम ने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च किया था, या ये कहूं कि परवरिश की थी। उनकी इच्छा थी कि तुम जब बड़ी हो जाओ तब तुमसे मिलकर ये डायरी तुम्हें सौंप दूं। अब जब तुम यहां आ ही गई हो तो इस पर तुम्हारा हक बनता है। उसने डायरी को दोबारा देखा और बंद कर दिया। क्या मैं इसे अपने साथ होटल ले जाऊं? परसों जाने से पहले वापस करती जाऊंगी आपको। घंटों उनसे इधर उधर की निरर्थक बातें करके जब वो थक गई तो उसने पूछा। ठीक है, ले जाओ, वैसे भी तुम्हारी ही चीज है। उन्होंने अनमना सा होकर कहा। जाली से आती धूप अब हल्की पड़ने लगी थी। बाहर जो भी दृश्य होगा उसकी शाम के अंधेरे में बदलने की संभावना बढ़ने लगी होगी। भूदत्त ने उठकर बत्ती जलाई तो उसे ध्यान आया कि उसे यहाँ आए बहुत समय हुआ। मुझे अब चलना चाहिए, शाम हो गई। मैं छोड़कर आऊं? नहीं नहीं, टैक्सी खड़ी है बाहर मेरी। गाड़ी उनके मोहल्ले से बाहर निकल सड़क पर आ गई थी। नए नए बनते पुलों के जालों ने सारे शहर को जकड़ रखा था। सारा शहर जैसे इस वक्त घरों से निकल बाहर सड़कों पर आके बिखर गया हो। उसकी गाड़ी इस समय जहां दौड़ रही है वहां बड़ी बुझी बुझी मैली सी रोशनी है। ऐसा लगता है जैसे रात का अंधेरा जमीन पर उतरने से पहले इन बल्बों में आ बैठा हो। हम सही रास्ते से तो जा रहे हैं? उसने ड्राइवर से पूछा। जी। उसने संतुष्ट हो आंखें बंद कर लीं। कितना थका देने वाला दिन रहा आज का। दिन ही क्या, पूरा हफ्ता ही तो ऐसा रहा। कोई आपको खत भेजता है और 800-900 किलोमीटर दूर आपके बसे हुए जीवन को उलट पुलट कर रख देता है। आप जाने किस मूर्खता में, किस आस में अपना झोला बस्ता उठाए कहीं भी चले आते हैं। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा और डायरी खोल ली। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है।
न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सय्याद की है। शाद लखनवी। ऐसा लगता है जैसे शाद ने ये शेर मेरे लिए ही लिख छोड़ा हो। मेरे अंदर का सय्याद जो गिन गिन के मेरी सांसें छोड़ता है, इसकी मर्जी होती है तो किसी दिन सोने भी देता है, वरना मेरी रातें तो अब जाग के ही गुजरती हैं। ये रातें जो किसी अनजानी चीज की तलब में छटपटाती फिरती हैं, उसे सय्याद ने कैद करके जाने कहाँ रख छोड़ा है। इसकी झलक दिखाकर फिर कहाँ उझल कर देता है। उजाले की हल्की आहट सुनाई देती है और फिर गुम। समय एक बेतरह पिटा हुआ मोहरा है। समय एक बेतरह पिटा हुआ मोहरा है और इसी मोहरे को आपके राजा को मारने की महारत हासिल है। ये मोहरा आज चुन चुन के मेरी बिसात को बिगाड़ रहा है। इस वक्त ने सालों तक मुझे जिस ऊंचाई पर रखा, आज वहीं से धकेल रहा है। नैनीताल के इस कमरे में मुझे दो चीजें इस वक्त एक साथ हो रही हैं। तलब से मेरे हाथों में ऐठन चल रही है और इन्हीं ऐठे हुए हाथों से मैं छूटते वक्त को कस के पकड़े हुए हूं। ओस की बूंदों से तर खड़े इस शहर के ये पहाड़, जिनकी उदास रातें जैसे बनी ही इसलिए हों कि मैं यहां आऊं और इन लंबी उदास रातों में टहलूं, अंदर के ईंधन को बूंद बूंद बुझते हुए महसूस करूं और छन्न की आवाज को सुनूं। ये आवाज मेरी सोची हुई तमाम आवाजों, जैसे कि फूल के चटकने, बादल के उठने, पानी के ठिलाने, इन सब से कितनी अलग है। ये जिंदगी के किरदार की आवाज है, जिसे एक दिन एकदम ही खामोश हो जाना होगा। ये भड़बड़ाते दरवाजे एक रोज अचानक ही किसी चटखनी के लग जाने से बंद हो जाएंगे। हवा तक के ये रास्ते अचानक ठिठक कर गोल गोल घूमते हुए मेरे ही घर के सामने से लौट जाएंगे। मेरे बड़े हुए हाथ बीच ही में रुक जाएंगे। कितने किरदार यूं ही मेरे जहन में सांसों में अटके अटके से उखड़े उखड़े से रह रहे हैं, जिनसे मुझे एक ही बार में छुटकारा चाहिए। पर ये इतना आसान कहाँ, छूटना बहुत आसान कहाँ। मुझे अपने गालों पे पानी की धार महसूस हो रही है और गले में खुश्की। आजकल ये आंखें बात बेबात पानी बहाने लगती हैं और इस पानी से मेरी प्यास बुझती नहीं। सामने मेज पर मेरे कल के डायलॉग पड़े हैं, पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। कल सुबह का शॉट है और मैं इस काबिल भी नहीं कि कल सेट पर जाकर किसी से आंख मिला सकूं। वैसे भी कल की कौन जाने। आपकी बुलंदी कल किसके दामन से बंध जाए किसे पता। बुलंदियां मुझे कभी पसंद नहीं आईं, मैंने कभी इन्हें चाहा ही नहीं। इन्होंने मुझे आकाश पर चढ़ाया और अब वहां से धकेला जा रहा है। तराना ने महसूस किया कि उसकी आंखें गीली हैं। उसने डायरी बंद कर दी। गाड़ी कब से लाल बत्ती पर रुकी हुई थी। सामने के फुटपाथ से एक बच्ची दौड़ती हुई आई और उसकी कार के कांच पर चेहरा टिका दिया। उसने देखा बच्ची का चेहरा जाने कितनी अधूरी आशाओं से भरा हुआ था। बाल मिट्टी से उलझ उलझ कर रूखी लटों में बट गए थे। लड़की की नीली शनील की फ्रॉक उसके पैरों को नीचे तक ढके हुए थी। ये भी शायद किसी की दी हुई होगी। उसने पर्स खोला और कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। शायद ऐसे ही किसी सड़क किनारे के फुटपाथ से उठाकर किसी ने उसे अपना लिया होगा। उसकी जिंदगी सवारी होगी। पर ऐसा भी क्या अपनाना कि आप कभी किसी को गले ही ना लगा सको। बत्ती हरी हुई, गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। उसने देखा बच्ची की आंखों में भी हरा रंग चमक रहा था। हरा दुनिया का सबसे सुंदर रंग है, तराना ने सोचा। उसने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और हिला दिया। गाड़ी होटल के पोर्च में आकर रुकी। वो उतरी, ड्राइवर को पैसे दिए और अगली सुबह 11 बजे आने के लिए बोलकर अंदर बढ़ गई। नमस्ते सिनीवाला जी। लॉबी में एक बहुत बड़ा झूमर झूल रहा था और उससे निकलती सतरंगी रोशनी टूट के जमीन पर बिखर रही थी। उस रोशनी में उसे एक अनजाने चेहरे के करहाने का भ्रम हुआ। वो पलटी और तेजी से चलती हुई बाहर आ गई। एक टैक्सी रोकी, पता बताया और घंटे भर बाद टैक्सी वापस उसी बंद गली के मकान के सामने खड़ी थी।
तुम वापस कैसे आ गई? मुझे डर लग रहा था। क्या अकेले रुकने में? नहीं, रुकने में नहीं, बल्कि अकेले में इस डायरी को पढ़ने में। क्या आपने पढ़ रखी है ये? नहीं, भूदत्त ने जवाब दिया। उसने डायरी हाथ बढ़ा के भूदत्त को पकड़ा दी। मुझे ये मकान उन्हीं ने दिलाया था। इसका फर्नीचर उनके बंबई वाले घर का है। उस घर में हर चीज एक हल्का पीलापन लिए हुए सफेद थी। घर जो दो तरफ से समंदर दिखाता था, उसी की नमीदार नमकीन हवा उनको ले डूबी। वो घर बदल भी तो सकती थी। जब सनक आपके बाकी सेंसेस पर हावी हो जाती है, फिर आप सोचने के लायक नहीं रहते। दीवार पर टंगी घड़ी के पेंडुलम ने एक एक कर 12 बार आवाज निकाल तारीख बदलने की सूचना दे दी। दोनों की आंखों में नींद का भी कोई सुराग नहीं था। उसकी आंखें अभी भी भूदत्त के हाथों में पकड़ी डायरी पर ही थीं। भूदत्त ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। आज मैनेजर मुझसे बहुत नाराज है। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर उसकी आंखों का गुस्सा मुझे साफ साफ दिख रहा था। इतना साफ जैसे मेरे साथ बगल ही में चल रहा हो। मेरी तलब ने आज से पहले मेरे व्यवहार में इतनी मुश्किल तो खड़ी नहीं की थी। ना ही आज से पहले कभी शाम को मुझे पीना ही पड़ा था। बेचारे को कितनी दूर पैदल चलकर आना पड़ा था, कौन जाने। वो सुन रही थी, पर भूदत्त वहां होकर भी कहीं और थे। ये लिखावट उन्हें कितने बरसों पीछे खींचकर ले गई। हवा के चारों ओर शाम का पतला झीना पर्दा डला हुआ था। सड़क के अंतहीन रास्ते से दौड़ती हुई गाड़ी उस नए पुते हुए मकान के सामने एकदम ही थम गई, जैसे कहीं और जाने की हड़बड़ी में हो और अचानक रास्ता भूल कहीं और आ गई हो। गाड़ी यूं तो पुराने ढप की थी, पर शाम के चढ़ते अंधेरे में उतरते सूरज की किरणों में बिल्कुल नई सी चमक रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और आगे की तरफ से एक आदमी उतरा। उसने नजर भरकर सामने खड़े मकान को देखा, उसकी शान को देखा और छत के कंगूरे पे बने नीले पत्थर का मोड़ देखा। घड़ी भर में ही पूरे मकान का जायजा ले उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। मैडम। सर पर धूप का स्याह चश्मा, हाथ में एक घड़ी और चेहरे पे थकान लिए गाड़ी की पिछली सीट से लद बताते अटपटे से कपड़े पहने वो उतरी। ये क्या जगह है? आपका घर। इस पर इतने सारे कबूतर क्यों बैठे हैं? कबूतर? उसने चौंक कर सब जगह देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। कहाँ? वहां कंगूरे पे बैठे हैं कई सारे, देखो। वहां तो पत्थर का मोर बना हुआ है। आप ही ने तो कहा था मिस्त्री को बनाने के लिए। किस मिस्त्री से? जिसने ये घर बनाया है आपके लिए। किसके लिए? अच्छा छोड़िए ये सब बातें और अंदर चलकर घर देखिए। नहीं। भला क्यों? ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ डर लग रहा है मुझे। बेच दो इसे, मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम भी वापस चले जाओ। कहाँ? जहां से तुम आए हो। कहीं से तो आए ही होगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद नहीं पड़ रहा। वो उसे अपना नाम बताता उससे पहले ही उसने गाड़ी की चाबी उसके हाथ से छीनी और उसे सुनसान जगह अकेले मकान के सामने खड़ा छोड़ चली गई। कहां से आए थे आप? तराना ने पूछा। कलकत्ते से। 16 की उम्र में बंबई भाग आया। 1 साल अशोक स्टूडियोज में छोटा मोटा काम किया। उसके बाद अशोक स्टूडियो की जिस फिल्म में मैडम काम कर रही थी, उसका क्लैप बॉय था। फिर क्या? धीरे धीरे मैडम के संग उनका काम देखने लगा और बाद में उनका मैनेजर बन गया। उन दिनों मैडम का बड़ा रुतबा हुआ करता था, जिसे देखो वही उन्हें फिल्म के लिए साइन किए जा रहा था। अशोक स्टूडियो वालों ने ही उन्हें एक साथ 7 फिल्मों के लिए साइन किया तो इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। क्यों? उस जमाने में किसी भी हीरोइन के लिए अशोक स्टूडियो की एक भी फिल्म करना बड़ी बात थी, और मैडम ने तो एक साथ 7 फिल्में साइन की थी। अगले 3 साल वो टॉप पर रहीं। 7 फिल्में सुपरहिट, एक से बढ़कर एक। इन्हीं फिल्मों के बाद उन्हें दर्द की रानी का टाइटल मिला, और इसी के बाद दर्द उनसे हमेशा के लिए चिपक गया, जिसने उन्हें बिल्कुल बर्बाद किया। मैं अभी जब वापस आ रही थी तो नेट पर पढ़ा कि उनके बड़े अफेयर्स थे। क्या ये सच है? आदमी जब अकेला और अंदर से खाली होता है तो कई अलग अलग लोगों में उस चीज को तलाशता है जो किसी एक में उसे पूरी मिलनी चाहिए।
अफेयर्स वफेयर्स तो कुछ नहीं, हाँ बहुत लोगों से दोस्ती थी उनकी। बाद में जब ये इंसानी दोस्त कम पड़ गए तो उन्होंने पानी से दोस्ती बढ़ा ली। अफीम तो पहले से ही दामनगीर थी। भूदत्त ने सांस छोड़ते हुए कहा, पानी यानी शराब। बरसात लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है। जजीरा के इस कमरे से समंदर सामने ऐसे ठांठे मारता उठता दिख रहा है जैसे इन फुहारों के साथ साथ चलकर कमरे में आ जाएगा और सामने पड़ी कुर्सी पर मेरे पास बैठ जाएगा। मेज पर खुले शतरंज के मोहरे उठाएगा, कोई चाल चलेगा, मुझसे कहेगा कि इस बाजी के बाद कुछ पिलाओ, गला खुश्क हो रहा है। मैंने सारा घर छान मारा पर एक बूंद भी नहीं मिली। वो सब जगह भी खाली थी जहां मैं अक्सर बोतलें छुपा के रख देती हूँ। ये मैनेजर आजकल मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखे हुए है। जब से डॉक्टर ने उससे कहा है कि अफीम से मेरे जहन को जो नुकसान हुआ है, शराब उसे बढ़ा रही है, इसलिए अब मुझे बड़े शरीफ अंदाज से इस घर में अक्सर नज़रबंद रखा जाता है। जब मैंने इस घर का नाम जजीरा रखा था तब ये कहाँ मालूम था कि एक दिन मुझे खुद ही इसमें कैद होना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि अफीम ने मेरे दिमाग को सिकोड़ना शुरू कर दिया है और शराब से लिवर पर सूजन आने लगी है, जो बढ़कर कल को जानलेवा भी हो सकती है। मैनेजर बोलता है अगर ऐसा रहा तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। रंगत और चेहरे मोहरे की इस चमकदार दुनिया में काम का नाम बहुत बाद में आता है। जब तक चेहरे में चमक की बनावट है तब तक बेशुमार काम पाया, बनावट थी तब तक बेशुमार काम पाया मैंने। दिन की 3-3 शिफ्ट्स भी की हैं और अब सारा वक्त खाली। हनीफ हनीफ जी, जजीरा उसमें इसके काल्पनिक मकान का नाम है, हीरोइन के मकान का। पलट कर देखूं तो अशोक बाबू की बस वही एक बात याद आती है, तुम सिनेमा का जीता जागता दुख हो, यही दुख तुमको सफलता का सुख देता है, यही सुख परमानेंट है चित्रा। कितनी गलत बात कही थी उन्होंने। जीवन में सबसे भुरभुरा सुख ही होता है कि छूने भर से ही चटक के बिखर जाए, जबकि इसके उलट दुख चांदी का महीन तार है जिसकी नक्काशी बहुत घनी और मजबूत होती है। मैंने इस तार से खुद को ऐसा लपेटा है कि अब किसी और की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने साहिल और सितारा बनाई तो राजेंद्र को लेने चाहा पर उसने साफ टाल दिया। इसी राजेंद्र के साथ मैंने कितनी फिल्में की थीं, इसके करियर को एक मुकाम पर पहुंचाया था। जब एन मौके पर इसने मना कर दिया तब अशोक बाबू ने साथ दिया मेरा। खैर फिल्म को नहीं चलना था, नहीं चली। अकेलेपन से ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। इस अकेलेपन ने मुझे खुद को और मेरे साथियों को समझने का वक्त दिया। किसी को भीतर भीतर जो मांझता है वो अकेलापन ही तो है। ठीक वैसे ही जैसे अकेले होने पर रात थोड़ी चमक सी जाती है, जैसे जुगनू पोसे हुए आधे चमकदार अंधेरे में चंद्रमा की रंगों में चलने वाला अकेलापन ही उसे एकांत का उजला दिया बनाता है। रद्दो बदल की सभी संभावनाओं से परे अकेलापन बड़ा स्थायी है। नींद बीच बीच में आकर मेरी पलकें झुका रही है, रह रहकर मेरे कानों में लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही है। ये जगह जजीरा का मेरा कमरा नहीं, कोई अस्पताल है। मेरे बिस्तर के सामने एक कैलेंडर टंगा है जिस पर शिव की तस्वीर बनी है। ये तस्वीर मुझे एक सपने में अतीत के घर में ले आई है। सामने एक कमरा है, चौखट और उससे सटा आला। ये चौखट कभी पूरी खुली ही नहीं। अम्मा आले में रोज ही दिया जलाती थीं। उसकी रोशनी दरवाजे से टकरा जरा सी आड़ ले कमरे में दाखिल होती और ठीक एक जगह जाकर बिखर जाती। आले में शिव की मूर्ति है और रोशनी के ठीक ऊपर मेरी एक तस्वीर, कोई 21-22 साल पुरानी। यह तस्वीर उन दिनों की है जब मेरे पास बेशुमार काम, नाम, पैसा था। आज कुछ भी तो नहीं, कोई साथी भी नहीं। नर्स ने आकर इंजेक्शन लगाया और किसी से कुछ कहा। उसकी आवाज मेरे कानों तक आई पर लौट गई। मेरे कानों में हर पल बीते कल की आवाजें और भी गाढ़ी होकर गिरती हैं और दिल पर काई की एक परत सी जम जाती है। नहीं नहीं, पानी नहीं पीना अब।
कितने चेहरे, कितने रास्ते, कितने स्टूडियोज, क्या क्या याद आता है मुझे सिवाय अपने नाम के। उम्र ही याद है, 12 बरस होगी जब पहली दफा खुद को पर्दे पर देखा था मैंने। नाम शायद पहले फिल्मों के लिए चित्रमल्लिका रखा था, जिसे बाद में बदलकर चित्रा देवी रख दिया था। अब तो ना मुझ में चित्रमल्लिका ही बची है और ना ही चित्रा देवी। अब बचा है भीतर एक खंडहर, जिसमें अजाने समय की चलती फिरती तस्वीरें कभी टहलती हैं, कभी थक के घुटने मोड़ वहीं नंगी जमीन में सो जाती हैं या आपस में बतियाती रहती हैं। सोना बस इन परछाइयों को ही हासिल है, मुझे नहीं। नींद तो कब का मेरा साथ छोड़ चुकी है, ले देकर अब मेरे पास बची है अतीत की तस्वीर, आस्था के नाम पर एक मूर्ति और 2 खाली हाथ। इस आले में चाय मैंने सईद बिल्कुल अभी पी के रखी है। इस आले में कभी बिजली की झालर लगी थी, जिसे मैंने कब का हटा दिया और इसकी जगह मैंने दिया जलाना शुरू कर दिया। मेरा मन चाहता था कि अकेलेपन, अवसाद, उदासी, छटपटाहट की जिस आग में मैं जल रही हूं, उसे मैं ही क्यों अकेले महसूस करूं। इसकी आग जरा उस तक भी तो पहुंचे जिसके लिए मैंने सुन रखा है कि वो नाट्यशास्त्र और रंगमंच के जनक हैं। ऐसा होता तो नहीं, मुक्ति की कामना कहीं दीप जलाने से पूरी होती है। इस कामना, इस चाहत के लिए खुद ही को जलाना पड़ता है। मेरी आंखें बार बार झपक रही हैं। ऐसा लगा जैसे मैनेजर सामने से निकल कर गया हो। अब की बार देखो इस अस्पताल में कितना रुकना पड़े। भूदत्त की हथेलियों में जाने कितने सालों का पसीना उतर आया था। उस पसीने में सालों साल की खिदमत का नमक था। पिछले 10 दिनों में ये उन्हें दूसरी बार अस्पताल लेकर आना पड़ा था। बंद मुट्ठी में लिपटे हुए दवाई के पर्चे पसीज गए थे। उसके दूसरे हाथ में दवाई की थैली थी, जिसमें नींद की बेशुमार गोलियां थीं। डॉक्टर पिछले कितने ही दिनों से रोज उन पर नई नई गोलियों का प्रयोग कर रहा था। भूदत्त उनके सरहाने खड़ा है, इस उम्मीद से कि थोड़ी ही सही पर उनको नींद तो आए। वो पलंग पर हैरान और थकी हुई लेटी हुई थीं। आज तीसरा दिन था, पर उनकी आंख में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने पर्दे पर कितनी ही बार अस्पताल की नर्स का, डॉक्टर का किरदार निभाया था, पर मरीज तो कभी नहीं बनी थी वो। जहन की नाव बार बार डूबकर सतह पर आ जाती थी। ऐसे ही किसी जागे हुए पल में उन्होंने भूदत्त से कहा, अब क्या हॉस्पिटल ले आए हो? हाँ। पैसे का क्या होगा? देख लिया जाएगा कुछ। वो एक पल को तमतमाई और हाथ में पकड़ा गिलास छनाक से फर्श पर दे मारा। कांच किरची किरची पूरे फर्श पर टूट के बिखर गया। तुमने उस टुच्चे आदमी के साथ मिलकर मेरा सारा पैसा लूट लिया। उसने सारा पैसा अपने घर भेज दिया। क्या था वो? मैंने काम किया उसकी फिल्मों में, तब उसका नाम बना। तुमने उसके ही साथ मिलकर मेरा बटुआ साफ कर डाला। वो चुप रहा। वो जानता था ऐसे पैनिक अटैक्स उन्हें जब तब आते रहते हैं। दफा हो जाए यहां से। वो फिर भी खड़ा रहा। उसे पता था जरा ही देर में ये लहर साहिल से टकरा के शांत हो जाएगी। अच्छा सुनो, वो नीली गाड़ी निकाल दें तो कितना मिल जाएगा? उन्होंने पूछा। यही कोई 30-35 तक। तो फिर बेच दो उसे। ठीक है, मैं जाऊं मैडम? अब जाओ। वो पलटा ही था कि उन्होंने फिर टोक दिया। सुनो, हॉस्पिटल में मेरा असली नाम ही लिखवाना। क्या है आपका असली नाम? अभी तो याद नहीं आ रहा। उनकी आवाज में अब झुंझलाहट उतरने लगी थी। तुम्हें याद है क्या है मेरा नाम? चित्रा देवी। नहीं नहीं, चित्रा नहीं है, शायद रोचना। हाँ, रोचना देवी, तुम यही नाम लिखवाना। रोचना देवी, रोचना देवी। देर तक उसके भीतर यह आवाज गूंजती रही। रोचना देवी कौन थी वैसे? तराना ने पूछा। असल में तो पता नहीं, पर उनकी फिल्म साहिल और सितारा में ये उनके किरदार का नाम था। ये नाम भी जाने कहां से उनके दिमाग में बस गया। पहले निशा था फिल्म में, पर एक दिन बोली कि फिल्म में उनका नाम रोचना होगा। सब डिस्ट्रीब्यूटर अड़ गए कि नाम बदले बिना काम नहीं चलेगा, पर वो मानी ही नहीं। फिल्म 5 महीने की देरी से रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। इसके फ्लॉप होने से उन्हें बड़ा सदमा लगा। इसी के घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें घर बेचना पड़ा। इसके बाद बस एक आखिरी फिल्म ही कर पाई वो। मैं कहाँ मिली थी उन्हें।
तराना ने भूदत्त से पूछा। पता नहीं, मुझे एक बार एक चेक दिया और जूहू के एक स्कूल में भेज दिया। बोली कि जाओ, बच्ची की फीस भरनी है। उसके बाद 7-8 महीने तक मैं ही जाकर तुम्हारी फीस जमा करता रहा। मैडम के बाद गया तो पता चला कि वो पहले ही सब इंतजाम खुद ही कर गई हैं। आप जानते हैं ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आई कभी? पता नहीं, शायद किसी को पता नहीं लगने देना चाहती होंगी। पर क्यों? ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां लोग अपने सच छुपा कर रखते हैं। मैंने कई हीरोइन देखी हैं जो शूटिंग की नकली शादी में अपना असली मंगलसूत्र पहन लेती हैं ताकि कि लोगों को पता नहीं चले कि उनकी शादी हो चुकी है। रात थोड़ी शांत थी। तराना ने देखा कि दिन की रोशनी में चित्र उतना उदास नहीं लग रहा था जितना इस बल्ब की रोशनी में। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों की उदासी अब तरल होकर बह निकली हो और चेहरे पे अलग अलग जगह जाकर ठहर गई हो। सुबह माथे पर लकीरें नहीं थीं, पर इस समय कितनी साफ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बातें सुनकर तस्वीर का चेहरा परेशान हो उठा है। ये शहर इतना हंगामा खेज, इतनी फितने उठाने वाला है कि मत पूछो। ये जलवे, ये फितने सतह पर नहीं दिखते। यहाँ तो रोज गाड़ियों से कतार दर कतार उतरने वाले ये तो रोज गाड़ियों से कतार दर कतार उतरने वाले जवान लोगों के सीने में सोए रहते हैं। इस शहर ने जाने कितने ही शहर अपने अंदर समा लिए हैं, वो भी एकदम चुप रहकर। इन चमकदार बत्तियों के पीछे, शॉट्स के क्लैप के पीछे, एक्शन की आवाज के नीचे और टीन के इन भारी भरकम दरवाजों के अंदर कितने ही खेत, दुकान दम तोड़ चुके हैं, जो शायद जिंदा होते अगर ये जवान यहाँ दौड़ कर ना आए होते। यही क्यों, ये शहर तो न जाने कितनी जवानियों के कंगूरों पर टिका है जिन्होंने कब का दम तोड़ दिया है। उनने मेकअप करते हुए पीछे खड़े भूदत्त से कहा, आप भी तो कभी यहाँ आई थी मैडम? हाँ, लेकिन हर आने वाली चीज एक दिन वापस लौट जाती है। जानहार को मसीहा और उड़ी हुई फाख्ता को कभी कोई मुंडेर रोक पाई है भला? हम भी उड़ जाएंगे एक दिन मैनेजर साहब, गाड़ी में ना सही तो किसी कांधे पर टिक के ही। तुम कहाँ लौटोगे? मैंने तो कभी पूछा ही नहीं तुमसे मैनेजर। एक सेकंड। तुम कहाँ लौटोगे? मैंने तो कभी पूछा ही नहीं तुमसे मैनेजर। जहां आप जाएंगी मैम, इतने साल आपकी हाजिरी में दी हैं, आगे भी वहीं रहेंगे। खैर करो साहब, हम तो अब अपने पर तोल रहे हैं। चला चली की बेला है, अब तो यहां से आखिरी ठिकाने ही जाएंगे। तुम क्यों फिजूल में चलने की रट लगाते हो? क्यों ऐसा बोलती हैं आप? आपकी तो राह बिल्कुल सीधी है, अभी तो बरसों बरस हैं आप। सीधी है राह शौक पर यूं ही कभी कभी, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। मजरू का ये शेर नहीं सुना? दुनिया की कोई राह सीधी रही है कभी? कहकर उनने सिंगारदानी के ऊपर लगा बल्ब बुझा दिया, जिसका एक ही मतलब था कि भूदत्त अब जा सकता है। पर वो कहीं नहीं गया, वहीं खड़ा रहा। वो पलटी और उसकी दोनों हथेलियां पकड़ लीं। दोस्त और दोस्ती कोई, ये शहर गरम देश की बंजर जमीन सा है। अव्वल तो फूल खिलना ही बहुत मुश्किल है यहाँ, और अगर खिल भी जाए तो झुलस जाता है। तुम अब कोई और काम ढूंढ लो, ये दरिया अब सूखने लगा है। भूखे प्यासे होने की नौबत आए उससे पहले दूसरा काम देख लो मैनेजर। तुमने इतने साल अकेले मेरा काम संभालने में बिता दिए, ये क्या काम एहसान है? भूदत्त ने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने उसकी आंखों की नमी देख ली। उसकी हथेली थपथपा के छोड़ दी। दिन निकल आया था। जाली की दीवार में से धूप आकर कमरे में बिखर गई थी। घर में सबसे पहले धूप इसी कमरे में आती है। तराना उठी तो उसने देखा कि भूदत्त वहीं आराम कुर्सी पर सोए हुए हैं। उनकी डायरी उनके पैर के पास पड़ी हुई थी। उसने डायरी उठाई तो वो जाग गए। अरे, उठ गई तुम? मुझे तो पता ही नहीं चला, जाने कब नींद आ गई। मुझे भी। तुम ब्रश कर लो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। अच्छा, दूध फ्रिज में है और चाय पत्ती चीनी चौके में सामने ही रखी है, दोनों पर लिखा हुआ है। आप अभी भी मुझे उतनी ही छोटी समझ रहे हैं जिसकी फीस भरकर आया करते थे?
शायद जिसे तब पढ़ना भी नहीं आता था। वो उसकी बात पर हंसे तो उसने गौर किया कि ये हंसी बड़ी निश्चल है। इतने साल उनके साथ काम करके भी उनकी उदासी इन्हें पूरी तरह छू नहीं पाई। कैसी रही होंगी वो, उसने सोचा और चाय बनाने चली गई। अच्छा, ये मोनालिसा की तरह मुंह बंद करके क्यों पोर्ट्रेट बनवाया था इन्होंने? खुलकर हंस नहीं सकती थी? ये चित्र तो बहुत बाद में बना है, उनकी डेथ के कई सालों बाद। इसी फोटो से बनवाया था। ये फोटो ही बिल्कुल आखिरी दिनों की थी। महाबलेश्वरम में शूटिंग के वक्त कभी खींची थी ये फोटो। इनके अपने बच्चे? तनाना ने पूछा। शादी ही बहुत कम वक्त रही इनकी, मेरे ख्याल से कुल 40-42 दिन। ओह, शूटिंग के बीच ही शादी हुई और बीच ही में खत्म। बड़ा अकेलापन रहा जीवन में। मैं जरा बाजार हो आऊं, तुम अगर और सोना चाहो तो अंदर पलंग पर सो जाओ। भूदत्त के जाने के बाद वो बहुत देर तक दोबारा उस तस्वीर को देखती रही। कौन सा ऐसा भाव था उस चेहरे पर जिसे वो पढ़ नहीं पाई थी, अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। कल रात से दसियों बार तो देख चुकी है इस फोटो को। रोशनी के अलग अलग कोण पर रखकर तो देख चुकी है फ्रेम को, फिर भी कुछ छूट गया है। इन आंखों में अकेलापन, उदासी, दुनिया से जाने का गम नहीं, इनमें तो कोई अधूरी इच्छा, कोई चटकी हुई आरजू है। उसने डायरी के खुले पन्नों पर हाथ फेरा और आगे पढ़ना शुरू कर दिया। शाम बुझते बुझते समंदर में उतर गई है। गली के लैंप पोस्ट के नीचे दो मरियल कुत्ते एक दूसरे से सटकर सो रहे हैं। टैक्सी से उतरकर जब वो साया गली में घुसा तो उन कुत्तों ने आंखें खोली और फिर बंद कर लीं, जैसे ये साया इस गली का ही कोई बाशिंदा हो जिसे ये कुत्ते पहचानते हैं। ये छोटे काश्तकारों और मछुआरों का मोहल्ला है। यहाँ सब सीपियों से बना सामान खरीदते बेचते हैं। इसी मोहल्ले की पिछली गलियों से निकलकर पलाश स्टूडियो की तरफ जाया जा सकता है। ये एक छोटा स्टूडियो है और इसकी फिल्म शमा में आजकल मुझे काम मिला है। मेरी पहली फिल्म भी पलाश की थी और शायद ये वाली आखिरी हो। वक्त की ढलान पर खड़ा आदमी कब फिसल जाए उसे पता ही नहीं चलता। गुरूर का ढेला कब आकर आपके माथे पर लगे और आपका गुमान जमीन पर आ जाए। धूप में फैली परछाई अब शाम आते आते सिकुड़ने लगी थी। सालों फिल्मों में चमकता सितारा होने के बाद अब मुझे दूसरे दर्जे के रोल मिल रहे थे। इसके अलावा मेरी अपनी फिल्म साहिल और सितारा ही है मेरे पास। वो साया बढ़ते बढ़ते दरवाजे के सामने आकर रुक गया। दस्तक ने मुझे चौंकाया नहीं, बल्कि मुझे मालूम था कि वो मुझे ढूंढते हुए यहां भी आ जाएंगे। ये दस्तक मुझे किसी और जहान के बाशिंदों के पास ले गई। ये जिक्र आज का नहीं है। पिछली सदी की वो रात किसी अंधे कुएं से निकलकर मेरे सामने खड़ी थी। अंधेरे कमरे में अम्मा हैं और मैं हूं। रोशनी के नाम पर एक लालटेन जल रही है जिसका चटका हुआ शीशा मेरे सामने दीवार पर एक ऐसे पेड़ की तस्वीर बना रहा है जिस पर कोई फूल, पत्ती, फल ही नहीं। बार बार मुझे यही ख्याल आता है कि किस्मत ने हम बेसमर पौधों को रोपा ही क्यों, और अगर रोपना ही था तो चट्टानों में ही क्यों। मौसम खुला है पर समंदर की नम हवा बता रही है कि आज पानी पड़ेगा। लालटेन की रोशनी बुझने की कगार पर थी कि दरवाजे पर खटखट हुई। कौन? मैं। बाबा की आवाज पर अम्मा ने झट से किवाड़ खोल दिए। बाबा जो पिछले हफ्ते 8 दिन जाने कहां घूमने के बाद घर आए थे, ऐसा लग रहे थे जैसे उम्र के 8-10 साल कहीं घिसकर उतार आए हों। न अम्मा ने पूछा और न ही बाबा ने बताया कि वो कहाँ थे इतने दिन। उन्होंने मेरे हाथों में सीपियों से गुंथी 2 मालाएं रख दी। मैंने उन्हें उलट पलट कर देखा। सफ़ेद सीपियों में नारंगी मोती पड़े हुए थे। ये खुर्शीद की दुकान की माला होंगी शायद। उसकी दुकान का सामान तो महंगा होता है, कोई भी माला 20-20 पैसे से कम की नहीं होगी। मैं सोचती रही कि बाबा के पास 40 पैसे कहाँ से आए होंगे, जबकि मुझे तो माला पाकर खुश होना चाहिए था। तंगी बाज दफा आपकी खुशी के माने बदल देती है। खाना खाओगे? माँ ने हंडिया देखते हुए पूछा, हालांकि पूरी खाली थी। नहीं, पेट में जलन सी हो रही है, कुछ ठंडा हो तो दे दो, दूध सा। अपने ही घर में उन्हें दूध जैसी चीज मांगने पर शर्म और झिझक हो रही थी। माँ ने जाने किस कोने में छुपा हुआ दूध का कप निकाला और उन्हें पकड़ा दिया। वो शायद नहीं जानती थी कि वो जलन क्या है। आज होती तो मैं समझा पाती कि अम्मा दिन रात की इस आग में जलना कैसा होता है।
2 घूंट दूध पीकर बाबा ने माँ से कहा, कल इसे पलाश ले जाना, शायद कुछ काम बन जाए। मैं बात कर कर आया हूँ आज। कैसा काम? वो लोग एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें चांद की छोटी बहन के लिए एक लड़की की तलाश है उन्हें। चांद सचमुच चमकता चंदा थी उन दिनों। उसकी बहन का रोल मिला था मुझे, पहली ही फिल्म में हीरोइन की बहन। दूसरे दर्जे का रोल है तो क्या हुआ, काम तो मिला। 12 साल की लड़की को फिल्मों में इतनी बड़ी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये क्या बड़ी बात है। कुल 7 सीन थे पूरी फिल्म में मेरे, और आखिरी सीन में मुझे मरना था। चांद सीने से लगाए रो रही है मुझे, और मेरी कांपती आवाज धीरे धीरे खामोश हो रही है। सच कहूं, मुझे आज भी लगता है कि चांद से अच्छा शॉट दिया था मैंने। देखो, किस्मत ने पहली ही बार में पहचान लिया कि गम से बड़ा करीबी रिश्ता है मेरा। उसकी लगाई मोहर आज तक हल्की नहीं पड़ी। जिंदगी पलाश के जिस गोल चक्कर से शुरू हुई थी, वहीं खत्म भी हो रही है। मैं सुनसान गली में चल रही हूँ। बरसात के बाद आकाश में धुला हुआ चंद्रमा मेरे साथ चल रहा है, और जमीन पर उम्र का 14वां बरस। हवा की खुनकी में हाथ में पकड़े हुए पाव ठंडे पड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार छोटा मोटा काम करके मैं थक चुकी हूँ, पर रोटी की गर्माहट थकने का कोई मौका नहीं देती। हर मौसम में चेहरे की रंगत तो बदल जाती है, पर मेरी आंखें ये वैसी ही खामोश खाली रहती हैं। इन्होंने किसी भी रंग का आना रोक दिया है। कई बार खुद आईने में अपनी आंखें देख के डर जाती हूँ। 14 बरस की आंखें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। क्या कभी कोई शोखी यहाँ आकर बस पाएगी? घर आ गया, किवाड़ भिड़े हैं। मैं दौड़कर अम्मा को बताना चाहती हूँ कि अगले बरस पलाश वालों ने एक छोटे बजट की फिल्म में मुझे हीरोइन लेने का वादा किया है। इस फिल्म के बाद उसी की तैयारी करनी है मुझे, और चांद के कपड़े तैयार करने वाले मास्टर मेरे कपड़े बनाएंगे इस फिल्म में। पर अम्मा, जिन्हें मैंने कभी अपना नाम लेते भी नहीं पाया, क्या समझ पाएंगी इस खुशी को? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें मेरा नाम याद है या नहीं। वो सीन मेरी आंखों से निकलता ही नहीं। अधखुली किवाड़ की दरार के बीच से मेरी आंखों में सदा के लिए बस गया है। बाबा लेटे हुए हैं, सर के नीचे पतला तकिया लगा है। शायद दर्द बहुत बढ़ गया है। अम्मा उनके घुटने एक एक करके मोड़ रही हैं और पेट के नजदीक खिसका रही हैं। जाने उन्हें घुटने पेट में देने से सच में आराम मिलता है या आराम का भरम। अम्मा एक हाथ से उनका माथा सहला रही हैं और दूसरे से अपनी पनीली आंखें पोंछ रही हैं। बर्फ की एक ठंडी चट्टान मेरे सीने में सरक गई। चौखट के इस पार मैं हूं और उस पार घर है। घर जिसमें अपनेपन का साझा दुख है, पर मैं इस साझे में कहीं नहीं हूं। मैं कि जिसके मुस्तकबिल में जमाने भर को गम का नाटक दिखाना लिखा है, उसका अपना गम क्या है? दिल के डूबने की आवाज पहली बार तभी सुनी थी मैंने, और मेरे इन आखिरी दिनों तक ये लगातार किसी अंधी सुरंग में डूबता ही जा रहा है। बाबा के जाने के बाद अकेलेपन ने, तन्हाई ने मुझे शिद्दत से जकड़ लिया। बाबा ऐसे गए जैसे भरी दोपहरी में धूप में खेलते खेलते कोई साथी किसी दीवार की ओट में दम भरने बैठे और फिर चुपचाप नजरें बचा बीच खेल से भाग जाए। अम्मा से कभी मेरा कोई उनस का रिश्ता नहीं रहा। अम्मा और मैं बिना डोर के हवा में लटके घर के बाशिंदे थे। नजदीकियों के नाम पर मेरे हाथों में खाली अदृश्य हवा थी, जिसे जितना भींचना चाहूं वो उतनी ही तेजी से बाहर हो जाए। घर, अपने लोग और रिश्ते मेरे मन में गड़ी हुई ऐसी फांस थे, जिसे मैंने जितना निकालना चाहा वह उतनी ही अंदर धंस गई। इस दिली नासूर से बचने के लिए मैंने नया साथी खोज लिया था, नशा। काम से लौटो, जरा अपने साथी से बात करो और आसमान में उड़ जाओ। धीरे धीरे इस नशे ने मुझे अपने दामन में समेट लिया। अब छोटी छोटी चीजों से दिल को तसल्ली नहीं मिलती। पहले अफीम और अब शराब रात रात भर मुझे गोद में लेकर लोरियां सुनाती है और नींद में ले जाती है। अम्मा ने कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। जाने उन्हें मुझसे डर लगता था या बेपरवाही थी। जो भी था, अब लोगों को मैं पसंद आ रही थी। मेरा काम पसंद आ रहा था। मेरी किसी रेगिस्तान में फंसे मुसाफिर सी डूबती कांपती आवाज लोगों को सुरूर से भर देती थी। मेरा टूटता वजूद उन्हें अदाकारी का नायाब नमूना लगता,
पर कोई कभी समझ पाया कि मैंने कैसे अंदर ही अंदर खुद को खींच के तान रखा है। जिंदगी मुझे बार बार भरमा देती कि बाहर के मौसम बहुत हैं, बस तुम मेरा हाथ ना छोड़ना, और मैं पागल इस भुलावे में आकर अपनी डूबती नाव का चप्पू फिर थाम लेती हूँ। ओह बाबा, अगर तुम होते तो मैं तुम्हें अपने मन के सब राज खोलकर सुनाती। कितनी अकेली उदास सी शाम है। घर की सब बत्तियां जल रही हैं, पर रोशनी नीचे फर्श पर आते आते कुमला गई है। कैसा अंधेरा है, जैसे किसी ने हाथों पर रगड़ कर दिन के चेहरे पर राख मल दी हो। मैनेजर को मैंने आजकल आने के लिए मना कर दिया है, शूटिंग भी रोक रखी है। जाने प्रोड्यूसर कैसे इस नुकसान को भर पाएगा। खैर, मैंने खबर भिजवा दी है कि इन 4-5 दिन का मुआवजा मैं भरूंगी। हम सोचते क्या हैं और क्या हो जाता है। इस शहर ने बिल्कुल बराबर का लेन देन किया मेरे साथ। खूब रोशन दिन दिखाए तो बेहिसाब काली रातें, उजली धूप दिखाई तो तेज बारिश भी दी। ये झूले की पींगों से बरसता पानी, तेज चमकती बिजली और नमीदार हवा मेरे दिल की खोखली दरारों में भीतर तक उतर जाती है। थोड़ी सी और बची है। रेशमी उदासी वाला ये मौसम कितनी दफ़ा मेरे पैरों में उलझन के चक्कर छोड़ जाता है। ऐसे मौसम में सिर्फ मरने का इंतज़ार बाकी रह जाता है। मरना कितनी दीवानगी से भरा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी ये मौसम मुझे मायूस करके गुजर जाएगा। इसी उलझन, इसी मायूसी से निकलने के लिए हम जिंदगी को कितनी ही बार गलत हाथों में सौंप देते हैं। बाद में कितनी ही नाकारा नाकाम कोशिश करते हैं सब समेटने की, पर तब सिवाय किरचियों के हाथ क्या आता है। मैंने उसे पहले देखा या उसने मुझे, ये कहना सोचना बेमानी है। असल मायने की चीज ये है कि हम जिसको साथी मान रहे हैं वो जिंदगी के लंबे रेगिस्तान में प्यार भरी फुहार सा बरसेगा या गुबार भरे बादल सा गुजर जाएगा। झूठी लफ्फाज और बेमानी ख्वाहिशों के लिए हम साथ साथ तो आ गए थे, पर जुड़ ना सके। सोने सा चमकता तांबे का टांका ज्यादा चल नहीं पाया। हम अधूरी ख्वाहिशों के साथ साथ रहे। प्यार का मुखौटा तो हमारी शादी में पहले ही हफ्ते से रखने लगा था। जिस दीवार में बनने से पहले ही दरार आ जाए उसकी तामीर रोक देनी चाहिए। हमारा रिश्ता बड़ी जल्दी ही रास्ते पर आ गया, बस जैसे किसी इद्दत के खत्म होने के इंतजार में हो। वो छोटा था मुझसे उम्र में। उम्र से छोटे आदमी की ख्वाहिशें, चाहतें अलग होती हैं। वो आप में दोस्त ढूंढेगा, आपकी चाह का तलबगार ढूंढेगा, पर आपकी उन नाजों को नहीं उठाएगा जिसके लिए आप किसी और को तलाशते हो। किसी चेहरे में किसी आईने को तलाशना बड़े जोखिम का काम है। कोई चेहरा लाख चाहकर भी वह आईना नहीं बन सकता जिसमें आप अपने किसी खोए हुए को तराश रहे हो। वो बड़ी जल्दी पहचान गया था कि मुझे उसमें अपने खोए हुए बाबा की तलाश है। वो तो खुद ही अपनी औलाद नहीं चाहता था, तो मेरा खोया हुआ हाफिज कैसे बनता। आप किसी को मोहब्बत से तो बांध सकते हैं, पर झूठी ख्वाहिश से नहीं। उसने मेरा झूठ पकड़ लिया था। उसने जाना चाहा, मैंने राह दे दी। आज अम्मा की बेतरह याद आ रही है। आज अगर होती तो मेरे घुटने भी पेट में मोड़ कर कहती, सोई रहो ऐसे थोड़ी देर, तकलीफ कम हो जाएगी तो दर्द भी कम हो जाएगा। पर अधूरी अतृप्त इच्छाओं की भूख मिटी है कहीं भला। सब खो के भी उम्मीद का दिया लौ ले ही जाता है दिल में। है अपनी किश्ते वीरा सरसब्ज इस यकीन से, है अपनी किश्ते वीरा सरसब्ज इस यकीन से, आएंगे इस तरफ भी एक रोज अब्रो बारा। फैज। ये दिन बहुत उदास और बुरी तरह थका देने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी ताकत किसी रग के कहीं चटक जाने से चुपचाप बाहर बह गई है। शूटिंग पर भी अब बार बार बीच में रुकना पड़ जाता है। घर पर लौटकर जो बिस्तर का सहारा लेना पड़ता है मुझसे, वो अगली सुबह शूटिंग पर जाते वक्त ही छूटता है। ये शूटिंग भी दोबारा करनी पड़ रही है। मेरी इस बीमारी ने बार बार परेशान किया है मुझे। इन कानों में अजीब अजीब सी आवाजें बोलती हैं, कभी सरगोशियां करती हैं तो कभी किसी पहाड़ से टकरा के लौटी हुई सदा सी गूंजती हैं। डॉक्टर कहता है कि ये मेरा नशा करने और ज़्यादा काम करने की वजह से है। मुझे खूब आराम करना चाहिए, पर मुझे मालूम है कि ये जहन के डूबने के बायस हैं। देने वाले ने मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मेरे हाथों में एक अजीम मुश्किल रख छोड़ी है।
जिस बीमारी में औजार लगने से जिंदगी की गांठ खुल जाती है, उसी की गांठ गिरा मेरे हाथ बांध दी है। डॉक्टर के लाख कहने के बाद भी मेरा मन इस बात को मानने को राजी नहीं होता। डॉक्टर ने मैनेजर से कई बार कहा कि बिना ऑपरेशन मेरे सही होने की संभावना हर दिन कम होती जाएगी। मैंने बहुत छोटी उम्र में इस बीमारी से बाप को जाते देखा था। इस नामुराद बीमारी का डर तब से मेरे दिल में गांठ की तरह पड़ गया है। मैनेजर ने बार बार कहा कि इस ऑपरेशन के बाद मैं सही हो जाऊंगी, पर मैंने हर बार उसे टाल दिया। कैस को मरना हो तो लाख लैला उसके सामने खड़ी हो, पर रेगजार का सुनहरा कफन लैला की शफा को हंस हंस कर अंगूठा दिखा ही देगा। तड़प मंजूर है मुझे, पर शरीर पर कोई खराश नहीं, ये याद रखना। यूं भी जिंदगी की कितनी खराशों को मुस्कुराकर छुपाया है मैंने। अब बड़ी जल्दी जल्दी हाथ पैर सूज जाते हैं। कोहनी से नीचे कलाई तक हाथ और घुटने से नीचे पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे पानी भरी मश्क। बाल टूट टूट के गिरने लगे हैं। इस मुश्किल से बचाने के लिए डायरेक्टर ने पूरी फिल्म में मेरा गेटअप ही बदल दिया है। कलाई तक की कमीज, गरारा और सर को ढके हुए दुपट्टा। पर मौत का गेटअप बदल पाया है कोई भला? उसे आना है और हर शय आना है। हर चंद कोशिश करके देख लो, वो मेहमान कभी आकर अकेला लौटा है बिना मेजबान के? मेरी बड़ी आरजुओं में एक माँ बनने की आरजू खाली रह गई। अब लगता है ये मेहमान अपने मेजबान को उसकी इस आरजू के पूरी हुए बिना ही ले जाएगा। मेरे अंदर अक्सर नैनीताल की एक शाम घूमती है। शूटिंग खत्म हो गई थी और हम सब लोकेशन से वापस लौट रहे थे। मेरी गाड़ी काठगोदाम रोड से नीचे ढलान को उतरी ही थी कि एक आदमी सामने आ गया। ड्राइवर ने ऐन मौके पर ब्रेक लगा गाड़ी रोक ली। मुझे जाने क्या हुआ, मैंने पर्स खोल के कुछ पैसे निकाले, गाड़ी का शीशा नीचा किया और पकड़ा दिए। पता नहीं कैसे उसने मेरा कांपता हाथ देख लिया और पूछ बैठा, बहुत थकान लगती है? बेसाख्ता मेरे मुंह से हाँ सुनकर वो बोला, आगे थकावट के कई और मौसम आने वाले हैं और ऐसी ढलानें जिन पर संभलना मुश्किल है। अब अक्सर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने फिर जाता है। सुकून यूं भी मुझे कभी नहीं रहा और उस दिन के बाद तो एक पल भी नहीं। दिल बैठे बैठे भर जाता है। इस घर के सामने जितना समंदर है उससे ज्यादा मेरे भीतर। इस लबालब भरे मन में भी पतझड़ ने अपनी जगह बना ली है। पतझड़ की ये बेल अब धीमे धीमे मेरे अंदर गाती गुनगुनाती बढ़ रही है। एक बात कहूं, पतझड़ की ये आवाज मेरे कानों की अब तक की सुनी आवाजों में सबसे शानदार है। इस आवाज ने मुझे सिखाया कि दुख की आवाज, उसकी ध्वनि सबसे बारीक होती है। यह आवाज बताती है कि आपका दुनिया को देखने का मादा कैसा है, आप कितने हसास हैं, संवेदनशील हैं। बाहर के मौसम में चैं चैं करते परिंदों को तो कौन कौन ही ना सुन ले। समाअत का असली हुनर तो दोपहर की चुप्पी में बोलती कोयल को सुनने में है। उससे भी ज्यादा बिना देखे ये बताने में है कि कोयल किस डाल पर बैठकर कूक रही है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त इसी छुपी कोयल और डाली को ढूंढने में खर्च किया है। इस तलाश ने कुछ और दिया हो या न दिया हो, पर मेरे पेशे के हुनर को थोड़ा ज्यादा चमकदार बना दिया है। इतना कि कल को मैं मर खप जाऊं तो शायद कुछ लोगों के जहन में जिंदा रहूं। ये भी शर्तियां नहीं कि कोई किसी को याद ही रहे। लोग कितना झूठ बोलते हैं कि हमें उम्र के उस वक्त की बातें भी याद हैं जब हम घुटनों के बल चल रहे थे, या बिस्तर से करवट लेते लेते गिर पड़ जाया करते थे। मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरी यादों की तख्ती पर मानो धारासार बरसात हुई हो और सब साथ बहा ले गई। बचपन तो छोड़िए, अब इस उम्र में भी कम ही याद रहता है कि कल क्या हुआ था। किस सेट पर डायलॉग भूला, किस गाने पर बोल छूटे, कहाँ क्या क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं। याद की सबसे ताज़ा याद ही यही है कि बाबा के बाद किसी सेट पर स्पॉट बॉय से अफीम की जरा सी खुराक जुटाई थी, पर कब किस फिल्म से ये नहीं मालूम। उदासियों ने बाद में कुछ और भड़कर मुझे घेर लिया। ये शायद उन दिनों की बात है जब बाला की तबीयत खराब रहने लगी थी। जिस दिन यह पता चला कि उसका दिल उसका साथ छोड़ रहा है, उस पूरे दिन मेरे गले में एक सैलाब उठता डूबता रहा। हालांकि बाला से मेरी कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी, पर दुश्मनी भी नहीं थी। हम पेशा थे तो दोनों कभी किसी शूटिंग पर या किसी मजलिस में टकरा ही जाते थे, तो हंसकर दुआ सलाम हो जाती थी।
बस ऐसी दोस्ती रही उससे। वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी, पर पर्दे पर दुख को जीने का मेरा अंदाज, मेरा तजर्बा उससे कहीं ज्यादा था। बाला की बीमारी का एक यही फायदा हुआ मुझे कि चुपके चुपके लोग उसकी फिल्मों के रोल मेरे पास लाने लगे। उसको लेकर लोग सौ सौ अंदेशे उठाने लगे कि कहीं उसकी फिल्म में बीच ही में ना अटक जाएं। उसकी छोड़ी उसकी छोड़ी वही फिल्में मेरे दरवाजे तक आईं जिनके आखिरी में मुझे मर जाना था। खैर, मरना तो सभी को है, पर्दा तो छोटी बिसात का कपड़ा है। असल मौत के कपड़े का फलक तो चौड़े पने का है। मेरे अपने फलक के दायरे के सिकुड़ने का अंदाजा लोगों को मुझसे पहले होने लगा था, इतना पहले कि जब मेरी हथेलियों की पकड़ चीज़ों पर हल्की पड़ने लगी, वो तभी समझ गए कि अब मेरी असल डोर भी हाथ से छूटने वाली है। इस बीमारी ने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ ले ली। मुझे अपना घर जजीरा फिल्म के नुकसान की भरपाई के लिए बेचना पड़ा। घर जिसके होने के सपने भर से कितने मौसम लहलहा उठते हैं, रेशमी धागों से बने हुए इसके मौसम जिनकी धूप छांव बरसातें बड़ी अलहदा होती होंगी। जजीरा ऐसे ही सपने की इमारत है मेरे लिए, जिसे अब छोड़ना पड़ रहा है। इसमें अपने कमरे के गीले फर्श पर लेट कितनी ही शामों का ढलता सूरज समंदर में गर्क होते देखा है मैंने। कितनी सीली हवाओं वाली रातों का चांद इसकी खिड़की से आसमान पर टंगा देखा है मैंने। ये अब भी उगेगा, पर इसकी खिड़की से टिका हुआ सर न होगा मेरा। इस घर का नाम जजीरा रखते वक्त बिल्कुल भी अंदाज नहीं था मुझे कि जिंदगी का टापू मन के पानी में धंस धंस के एक दिन पूरा ही डूब जाएगा। घर से निकलना कई बार दुनिया से निकलने से भी बड़ा भारी काम होता है। दुख ने मेरे धूप छांव की जासूसी बड़े लंबे समय तक की है। दिन जाता है तो रात आ जाती है, और रात जाती है तो दिन। पर पानी की आंख सा पर पानी की आंख सा दुख जो लगातार बह रहा है, उसका सुराग ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलता मुझे। समय समय किसी जगह जरा देर टिक के बैठा ही नहीं कि मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर सकूं। इन दिनों बिस्तर पर लेटे लेटे एक सपना बार बार आता है मुझे। मैं किसी गर्म जलती टीन के नीचे हूं। ये जगह शायद कोई स्टूडियो है, और किसी तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी हैं। इस स्टूडियो से निकलकर अब मैं घर जाने की सुनसान सड़क पर अकेली हूँ। इस सपने में इस सड़क पर एक पुरानी टूटी सी पर मजबूती से पांव टिकाए एक अदृश्य हवेली मेरे साथ चलती रहती है। मैंने न जाने कितनी बार बीच राह में इस हवेली में शरण ली है। इसमें दरवाजे से घुसते ही सीधे हाथ को सीमेंट से बनी सीढ़ियां हैं। बिल्कुल सीध में एक आंगन है, जिसकी उल्टी तरफ एक कमरा है, जिसके अधखुले किवाड़ों के बीच में से एक अंगूरी हरे रंग का दुपट्टा, जिस पर गुलाब, अंगूर की बेलें और मोर कड़े हुए हैं, लहराता है। दुपट्टे का छोर जहां खत्म होता है, वहां एक छोटी चौकी है। उसके ऊपर सफेद तकिए पर कोई सर टिकाए हवा में फड़फड़ाती दुपट्टे की अंगूरी बेल के नीचे सो रहा है। मैंने कितनी बार चाहा उस चेहरे को देखना, जो शायद मेरा ही है। उन बेलों पर चलने वाले चींटे और कांटों भरी शाख दोनों मुझे हवेली से निकाल बीच सड़क पर फेंक देते हैं और मेरा आगे का रास्ता रोक लेते हैं। ये सपना तो हर बार यहीं टूट जाता है। ये शाख जिसके तने पर बेशुमार कांटे हैं, मेरे सीने में हर पल लहराती है। ये इतनी पैबस्त, इतनी अंदर तक गड़ी हुई है कि उम्र के किसी भी दौर में मैं इसे खींच के निकाल फेंकना बड़ा मुश्किल काम है। ये इतनी वजनी है कि मेरी आधी उम्र इसके बोझ से पस्त रही और बाकी आधी इसके फेंके हुए जालों में उलझकर रह गई। इन तजर्बों के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिंदगी जैसी कोई चीज है ही नहीं कहीं। ये बस एक खला है, अंधा गड्ढा है, गिरो तो गिरते जाओ सरीखा। मैंने कई बार इस शाख पर ऐसा महसूस किया है जैसे कभी पल भर को इन कांटों के बीच कोई हरा पत्ता उगा हो और लहलहा गया हो, पर यह शायद मेरा वहम है। जिंदगी जाने क्यों बहुत एहतियात से बरतने वाली चीज मानी गई है, जबकि ये मुझे हमेशा ही बहुत जालसाज लगी, जिसका ऊपरी कागज ही बस मुलायम और साफ सुथरा है और अंदर खाली। ये जो चीज जिन दिनों शाख नहीं होती, उन दिनों ये धुआं बन के सरसराती है।
हसास लोग इसे कुछ भी बुलाएं, कुछ भी कहें, पर असल में इस धुएं का नाम शाम है, जिसकी देहरी पर एक बुझता हुआ दिया रखा है और जिसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वह दिल नहीं रहा, न अब वह दिमाग है। वह दिल नहीं रहा है, न अब वह दिमाग है। जी तन में अपने जी तन में अपने बुझता सा कोई चराग है, मीर तकी मीर। इसके आगे डायरी के सारे पन्ने खाली थे। तराना ने एक धीमी सांस छोड़ डायरी बंद कर वहीं तस्वीर के पास रख दी, हाथ मुंह धोए और होटल जाने के लिए टैक्सी वाले को फोन करके बुला लिया। भूदत्त कब से उसके पीछे खड़े थे पर उसे ध्यान ही नहीं था। उसकी आंखें अब भी तस्वीर पर टिकी थीं। तुम इन कागजों को देख लो एक बार, भूदत्त ने उसे टोका। कैसे कागज? पुणे वाली जमीन के। देख लो एक बार, फिर तुम्हारे नाम चढ़वाने की प्रोसेस शुरू कर देंगे। अपना अकाउंट नंबर भी दे जाओ तो उसमें पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़मीन और 4 लाख ठीक है मेरे लिए, और बाकी पैसे किसी लड़की की पढ़ाई लिखाई किसी लड़की की पढ़ाई लिखाई करा दीजिए। तराना ने कहा। हाँ, ये फोटो और डायरी में अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वो बोली। टैक्सी बहुत देर से दरवाजे पर खड़ी थी। जब वो गाड़ी में बैठ गई तो भूदत्त ने उससे पूछा, तुमने पूरा पैसा लेने से क्यों मना कर दिया? ताकि कल को कोई और तराना आकर अपनी जिंदगी बनाने के लिए आपका और इनका शुक्रिया अदा कर सके। उसने गोद में रखी तस्वीर की तरफ देखकर कहा। अच्छा सुनिए, और एक बात। एक पल हिचकिचाकर उसने कहा, क्या? क्या आप मेरे असली पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? जो पैसा अब आपके पास बचा है उसी में से इस्तेमाल कर लें ढूंढने के लिए, चाहे जितना लगे। भूदत्त ने उससे कुछ कहा नहीं, बस उसके सर पर हाथ फेरा और ड्राइवर को जाने का इशारा कर दिया। गाड़ी घड़ी भर में ही गली के मोड़ से मुड़कर गायब हो गई। मार्च का मुस्कुराता सूरज कुछ और चमक के उनके दरवाजे के सामने आ गया और वो घर में घुसते हुए सोच रहे थे, जरा देखिए मैडम, मरकर भी आपको माँ बनना नसीब नहीं हुआ।